तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और मेरा नाम है निशा। और इस सीरीज़ में इस चैनल पे हम क्या कर रहे हैं, पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया। जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए अभी यहाँ पे जो इस वीडियो में करने वाले हैं वो है लेवल 1, मतलब थोड़ा सा हाई लेवल, मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट टू इजी, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं जिनको, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अराउंड 25 क्वेश्चन होंगे और इन 25 क्वेश्चन से बाद में आपको हर एक टाइप के जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो सॉल्व करवाए गए हैं यहाँ पे। इसके बाद में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद आपको मिलेगा असाइनमेंट। जस्ट इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उसमें मिलेगा आपको असाइनमेंट। कैसे लेना है वो उसी में बता दूँगी। फ्री है वो सबके लिए, टोटली फ्री। उसमें अराउंड 50 क्वेश्चन हैं जो कि मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हो तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो लेवल 2 है वो मैं तभी करूँगी जब मेरे एटलीस्ट 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कम बच्चों को पढ़ाने का, इतनी मेहनत करने का मुझे कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो जो देख रहे हैं। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं अपना काम आज का। पहला क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन 2.5 इंटू 1.25 शुड बी। इसका आंसर कितना होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने लीस्ट होंगे उतने तक ही हमें आंसर करना होता है। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, तो मेरा जो आंसर होगा ना वो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक होगा। और जब भी ऐसे आंसर दिया ना, मतलब आपको सिग्निफिकेंट फिगर पे ही ध्यान देना है। चेक करो इनमें से 2 सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, 4, 3, 1, सॉरी 2। ठीक है, इसमें 4 है, तो जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है वही इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत पड़ी नहीं आपको। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट? 8 मीटर, 8.0, 8.00, 8.000 मीटर। ठीक है, अभी इसमें और इसमें डिफरेंस समझ आ रहा है? पहले डी ऑप्शन और ए ऑप्शन। एक है अपना जो नॉर्मल बाट होता है, जो वेट होता है सब्जी वाला भैया के पास जो होता है। ठीक है, 1 किलो का है माना। क्या इसमें इस वेट से आप मेजर कर सकते हो 1 किलो 150 ग्राम सब्जी? नहीं कर सकते ना, इससे तो बस 1 किलो मेजर कर सकते हो। लेकिन जो बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, उससे आप मेजर कर सकते हो 1 किलो 150, 200, 250 जितना भी मेजर करना हो। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, डेसिमल के ज़्यादा बाद तक पॉइंट्स ये दिखा सकता है आपको। ठीक है, तो इनमें से कौन ज़्यादा एक्यूरेट होगा? 8.000, क्योंकि 3 डेसिमल पॉइंट्स तक आंसर को रिपोर्ट कर रहा है। थर्ड है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 3 आपको गिवन है, डिजिट्स गिवन है, इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप 34.216, 0.0459 और 30। अब 3 तक राउंड ऑफ करना है। पहले तो यही चेक कर लो, किसी भी ऑप्शन में अगर आपको 3 या 3 से ज़्यादा के सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाते हैं उसको वही कैंसिल कर दो, एलिमिनेट कर दो। 3 है, नॉन जीरो से पहले वाली जीरो जो होती है वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होती है, तो ये इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। इस वाले में आओ, 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सी तो 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से चेक करना है कौन सा होगा। 10.4 दोनों में है, तो थर्ड ऑप्शन को मत दिखाओ, इसमें और इसमें चेक कर लो, आंसर पता चल जाएगा। 34.216 है, मेरे को 3 तक रखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 1, 2 और 3, मतलब यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। 2 के बाद 1 है, 1 किसी को नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करता है? नहीं करता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 34.2। जहाँ पे 34.2 है, 10.4, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ना आपको सेकंड चेक करने की ज़रूरत पड़ी ना थर्ड। अगर इतना नहीं करना है, डायरेक्ट अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो ये हो गया। यहाँ पे 7 है, 7 को ऐड करोगे तो 460 हो जाएगा। इधर 0 है तो 10.4 तक आ जाएगा।
ठीक है, अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। 4.88 ग्राम ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड प्रोड्यूस्ड 1.92 ग्राम ऑफ O2 एंड दिस मच ग्राम ऑफ KCl। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। पहला है कंजर्वेशन लॉ, मल्टीपल प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर कोई भी लॉ इनमें से इलस्ट्रेट नहीं किया है इसने। ठीक है, मैं एक साथ दो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रही हूँ ताकि एक साथ हो जाएगी पूरा का पूरा। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला है कि KClO3 को हीट किया है तो बन गया है मेरे पास KCl प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इन्होंने बोला है कि मैंने लिया था यहाँ पे 4.88 ग्राम और KCl बन गया, ऑक्सीजन बन गया 1.92 और ये बन गया 2.96 का। अब इनमें से कौन सा लॉ फॉलो कर रही है ये वाली रिएक्शन। क्या करेंगे, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख लेते हैं। जितना ये मास है अगर इन दोनों का सम उतना ही आ गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा रिएक्टेड का मास इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐड करो इन दोनों को, 2.96 1.9 कितना आ जाएगा, वही आ रहा है 4.88। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे फॉलो कर सकता है। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या चाहिए होती है, दो एलिमेंट्स दोनों मिलकर अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं सेम। अगर मास फिक्स कर दिया एक एलिमेंट का तो दूसरे वाले में क्या होगा, उनका सिंपल रेशियो होगा। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का तो अलग ही है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसको मैं रब कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा है जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। अभी मैंने मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या बोला है कि दो एलिमेंट हो गए, दोनों मिलके अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। जैसे A प्लस B है, दोनों ने मिलके एक में AB का कोई कंपाउंड बना दिया, एक में कोई और कंपाउंड बना दिया A2B2 या फिर AB2। ये लगा AB2 A2B2 तो AB हो गया ना, ये कंपाउंड्स बना दिए। तो इसमें क्या कॉमन चीज़ है कि दोनों कंपाउंड्स में एलिमेंट्स तो A और B ही है ना, A और B। ठीक है, तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमें क्या चेक करना है कि दोनों में सेम एलिमेंट होगा, अलग अलग रेशियो होगा, तभी तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करेगा। जैसे फॉस्फोरस है, यहाँ पे कहीं नहीं है, हाइड्रोजन ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस और क्लोरीन अलग आ गए। लेड है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अलग अलग रेशियो है, तो ये वाला फॉलो करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे H2SO2 तो इसमें क्या हो गया, सल्फ़र तो है लेकिन ऑक्सीजन क्या है, अलग है, हाइड्रोजन अलग है। इसी तरह से क्लोरीन और सल्फेट, सल्फ़र और ऑक्सीजन तीनों आ गए अलग अलग, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे चेक करना है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो है गिवन द फॉलोइंग और स्टेटमेंट्स मार्क द इनकरेक्ट वन। जो इनकरेक्ट है उसको मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ Na नंबर ऑफ एटम्स। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है ना कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो एक मोल एटम्स का मास होता है या फिर Na नंबर ऑफ एटम्स का मास होता है। ठीक है, तो इसको आप डेफिनेशन को लिख भी सकते हो, नोट डाउन कर लो अलग से, ये सही है। द मोलिकुलर मास ऑफ डाइएटोमिक गैस इज ट्वाइस इट्स एटॉमिक मास। जो डाइएटोमिक गैसेस हैं जैसे N2 बोल सकते हैं, इसका जो मोलिकुलर मास होगा वो 2 गुना होगा एटॉमिक मास से। यही तो करते हैं कि नाइट्रोजन का एक एटॉमिक मास को लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोलिकुलर मास निकल आता है। तो ये भी सही हो गया। गेल-लुसाक्स लॉ इज़ वैलिड फॉर ऑल सब्सटेंसेस। क्या गेल-लुसाक लॉ हर एक सब्सटेंस के लिए वैलिड होता है? नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ गैसेस के लिए दिया था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ए प्योर कंपाउंड हैज़ ऑलवेज फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मासेज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सही बात है, प्योर कंपाउंड होगा तो इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या फिर एटम्स होंगे उनका फिक्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे, व्हाट क्वांटिटी ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल रिएक्ट विद 2.80 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इक्वेशन को लिख देते हैं। कॉपर ऑक्साइड बोला इन्होंने, रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस के साथ तो रिड्यूस हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड है तो हाइड्रोजन क्या करती है, रिड्यूस कर देती है, तो ये क्या बन जाएगा
कॉपर प्लस ये निकल जाएगा H2। क्या रिएक्शन बैलेंस है? हाँ, रिएक्शन बैलेंस है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे क्या निकालना है हमने, कितने लीटर से इतने लीटर हाइड्रोजन के साथ कितना रिएक्ट करेगा। पहले हम इन दोनों का मोलर मास निकाल लेते हैं। इसका हो जाएगा 63.5 प्लस 16 79.5 ग्राम। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का मोलर मास हो गया 79 इसका 2 ग्राम होता है। यहाँ पे क्या करना है हमने, वट क्वांटिटी, अब STP पे गिवन है, एक इंफॉर्मेशन दिया हमारे पास। STP पे यहाँ से निकाल लेते हैं पहले। STP पे 22.4 लीटर अगर कोई भी गैस होती है उसमें कितने मोल्स होते हैं? 1 मोल। अगर 2.80 लीटर गिवन है तो उसके कितने मोल हो जाएंगे? 2.80 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, और ये कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो एक बार इसको। ठीक है, इसको लास्ट में कैलकुलेट कर लेना एक साथ। ये हमारे मोल्स आएंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स। लाइक 22.4 लीटर में 1 मोल था, तो इतने लीटर में इतने मोल्स हो गए। ये है ऑक्सीजन के। अब यहाँ पे आ जाओ, जो कॉपर ऑक्साइड है उसका 1 मोल रिएक्ट करता है 1 मोल हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, 1 मोल रिएक्ट करता है 1 मोल हाइड्रोजन के साथ, मतलब कि 1 मोल जो हाइड्रोजन का है वो रिएक्ट करता है 1 मोल CuO के साथ। तो वही है ना, 2.80 डिवाइडेड बाई 22.4 मोल कितने के साथ रिएक्ट करता है? इतनी इसके साथ। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि कॉपर ऑक्साइड जो यूज़ हुआ है वो इतने मोल यूज़ हुआ है, इतने मोल कॉपर ऑक्साइड यूज़ हुआ है। और नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या वो मास ग्राम्स में नहीं आ जाएगा? इनटू मोलर मास हमने निकाला अभी 79.5 ग्राम। ठीक है, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा हमारे पास क्वांटिटी कितनी यूज़ की है हमने। ठीक है, इसको जब फाइनली कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 9.9 ग्राम, जो कि तुम्हारा ये है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, ये गिवन था, इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। उस मोल को स्टेशियोमेट्री की हेल्प से हमने निकाला कि उस मोल के अकॉर्डिंग हमें कॉपर ऑक्साइड कितने मोल्स चाहिए होगा। 1:1 है, तो जितने वो मोल है उतने ही कॉपर ऑक्साइड चाहिए होगा। इतना मोल कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, तो कितने ग्राम्स होंगे? मोल को जो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सवाल है बोर्ड में, एट STP 1 लीटर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 3 लीटर ऑफ CO। वट विल बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड CO आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने, ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर रही है CO के साथ, तो कंप्लीट कंबशन हो जाएगा, बन के जाएगा हमारा CO2। ठीक है, इसने क्या बोला है कि 1 लीटर, पहले रिएक्शन को बैलेंस करके देखो। ठीक है, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो दिक्कत है। वेटिंग यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। एक सेकेंड, सिंपल करो इसको, 2 कार्बन 2। ठीक है, हो गई बैलेंस, सिंपल सी रिएक्शन हो गई बैलेंस। अभी इसमें क्या बोला है इन्होंने, 1 लीटर ऑक्सीजन गिवन है तुम्हें, 1 लीटर O2 गिवन है और 3 लीटर गिवन है CO। स्टेशियोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या करना है हम को, 1 लीटर ऑक्सीजन 2 लीटर CO के साथ रिएक्ट करेगी। 1 लीटर ऑक्सीजन 2 लीटर CO के साथ रिएक्ट कर जाएगी। तो हमारे पास CO तो 3 लीटर था ना, अगर 2 लीटर चला गया तो CO बचा कितना, CO लेफ्ट कितना बच गया, 3 में से 2 लीटर यूज हो गया, तो हमारे पास बचेगा तो 1 लीटर ना। ठीक है, उसके बाद है कि 1 लीटर ऑक्सीजन, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। 1 लीटर ऑक्सीजन कितना बनाना है, 2 लीटर CO2। स्टेशियोमेट्री से देखो ना, 1 मोल से अगर कंसिडर करोगे, वैसे 1 लीटर मान लो इनको, 1 लीटर से 2 लीटर CO2 बन रहा है, तो CO2 कितना मिलेगा,
ये लेफ़्ट क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इन्होंने बोला रिएक्शन के बाद हमें कितना बचेगा आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। तो CO2 कितना बच गया हमारे पास, 2 लीटर। आंसर क्या होगा, 2 लीटर और 1 लीटर। आगे समझ में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ भाई। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्शन क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, इन्होंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और CO2 बन गया, बैलेंस है रिएक्शन पहले से ही। अभी इन्होंने क्या बोला कि 50 ग्राम CaCO3 से कितना CO2 मिलेगा, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो क्या हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसका, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है, 100 ग्राम। याद करने के लिए बोला था, ध्यान रखना है इसको, बहुत बार यूज़ होता है क्योंकि 100 ग्राम से मिल रहा है हमें 1 मोल CO2, ठीक है। तो 50 ग्राम से कितना मिल जाएगा, 100 का आधा 50 है, तो 1 मोल का आधा कितना हो जाएगा, 0.5 मोल CO2, मतलब आधा मोल CO2। अब यहाँ पे आओ, 1 मोल CO2 है, उसमें कितनी वॉल्यूम होती है STP पर, 22.4 लीटर। तो हाफ मोल में कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 11.2 लीटर। आंसर भी हो जाएगा यहाँ पे। समझ आया, कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम से 1 मोल देता है, 50 ग्राम से आधा मोल दे देगा। 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, तो आधे मोल में कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 22.4 को 2 से डिवाइड कर दो, ओके। आगे जो सवाल है वो लिखे हुए हैं 10th और 11th। एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स आर यूजुअली फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल क्यों होते हैं एटॉमिक मासेस, जैसे हाइड्रोजन तो 1.008 आ जाता है, तो फ्रैक्शनल क्यों होते हैं, बिकॉज दीज आर मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, दीज आर मिक्सचर ऑफ आइसोबार्स, दे कंटेन इम्प्योरिटीज ऑफ अदर एटम्स, एटॉमिक मासेस कैन नॉट बी वेड एक्यूरेटली। बताओ इनमें से कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा दीज आर मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के मिक्सचर होते हैं ना, जैसे क्लोरीन का 35 और 37 मिक्सचर हो गया, ऐसे यूरेनियम के होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, फ्रैक्शनल होते हैं। और एक बात, जब भी 2 ऑप्शन तुम्हें ऐसे दिखे ना सिमिलर से कि थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उन पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस वही आंसर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इम्प्योरिटीज़ का ही तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब वे कर रहे तो प्योर सब्सटेंस लेके ही वे करेंगे ना। उसके बाद है एटॉमिक मासेस कैन नॉट बी वेड एक्यूरेटली, ये भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया पहला। अब ये 11th क्वेश्चन है, ये तुमने खुद से एक बार देखना, बहुत ही सिंपल है। चूज द करेक्ट फॉर्मूला, इनमें से करेक्ट फॉर्मूला चूज करना है तुमने। इनकरेक्ट लिखा है, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है ये चूज करना है। आंसर कमेंट करना कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ द मास ऑफ CO2 विच कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आर इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 40 ग्राम जो ऑक्सीजन है ना, उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने ग्राम CO2 में होंगे, बराबर हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखो, अगर मैंने इनके नंबर ऑफ मोल्स बराबर कर दिए, तो 1 मोल में n एटम्स या n मॉलिक्यूल्स होते, तो जितने मोल्स अगर बराबर हो गए तो उनके मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। तो मॉलिक्यूल से सिंपल पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मोल्स से निकालेंगे, सॉरी मोल से सिंपल पड़ेगा इसलिए मोल्स निकालेंगे। अभी सॉल्व करो, 40 ग्राम ऑक्सीजन है, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे गिवन मास कितना है हमारा ऑक्सीजन का, 40, और ये कितना हो जाएगा 32। इतने मोल्स आ गए मेरे पास, ओके। इतने मोल्स ऑक्सीजन है, अगर मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर करने हैं तो इतने ही मोल्स मेरे को CO2 लेने पड़ेंगे। यहाँ पे है 40 डिवाइडेड बाय 32 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसकी जगह में मोल्स ऑफ CO2 लिख सकती हूँ, क्योंकि बराबर अगर मोल्स है तो बराबर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ये तो मोल में आ गया CO2, मेरे को चाहिए मास में। अगर मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं CO2 के, ये क्या है, मोल्स है। ये 32 मत देख लेना कि ये मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्यों लिखा है, ये मोल्स निकालनी, कोई वैल्यू आएगी यहाँ पे। 20 डिवाइडेड बाय 4 से अगर मैं डिवाइड करूँ 10/8,
जाएगा 1.25, ठीक है। ये आ गया 1.25 मोल ऑफ CO2, 1.25। अगर ये इतने मोल है, मोल को CO2 में मोलर मास से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या वो ग्राम में नहीं आ जाएगा? मोल्स को 1.25 मोल को अगर मैंने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ये मास ऑफ CO2 नहीं है? मास ऑफ CO2। और ये मास ये जितने एटम्स या जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही उसमें हैं। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 55 आएगा। आई थिंक 55 आएगा। बाकी कैलकुलेशन एक बार करके देख लेना, मैं श्योर नहीं हूँ इस पर, ठीक है। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ गैस इज 1.78 ग्राम पर लीटर, ठीक है। द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ दैट गैस, एक मोल का कितना वेट होगा हमें ये निकालना है। सॉल्यूशन करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं लेवल 2 तभी करवाऊंगी। मैंने बताया कि जब तक 200 सब्सक्राइबर नहीं होते मैं लेवल 2 नहीं करवाऊंगी, जो हार्ड वाला लेवल है। अब यहाँ पे है सब्सक्राइब कर दो, कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे है डेंसिटी 1.78 ग्राम पर लीटर। इस लाइन का मतलब क्या है कि 1 लीटर जो गैस है ना उसका मास है 1.78 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में इतना मास है, 1 लीटर में इतना मास है। अब मेरे को ये पता है, 1 मोल के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन निकालनी है। 1 मोल को अगर मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट करूँ, कुछ कंडीशन नहीं गिवन है तो STP पे लेके चलते। 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। ये तो पता है ना, 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। यहाँ पे 1 मोल की बात हुई है और यहाँ पे वॉल्यूम है, तो मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। 1 लीटर का मास इतना है, तो 22.4 लीटर का कितना हो जाएगा? 22.4 इंटू 1.78, और यही किसका मास आ जाएगा? 1 मोल का, 1 मोल ऑफ गैस। सोल्व कर दो इसको, इसका आंसर आई थिंक 39.9 आएगा, क्योंकि 22 और 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसका डबल हो गया। 22 और 11 तो एटलीस्ट ऐड हो गई, तो ये आएगा इसका आंसर 39.9 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लेना, बाकी समझ आ गया होगा क्या किया है मैंने। सवाल है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विल हैव लीस्ट वॉल्यूम इफ 10 ग्राम ऑफ ईच गैस इज टेकन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बोल दिया इसने, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एवोगैड्रो ने क्या बोला था? सेम टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो, और अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर कर दिए तो वॉल्यूम भी बराबर होगा, ठीक है। इससे समझ नहीं आता, ये इक्वेशन तो सबको पता होगी ना, PV = nRT। प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दूँ तो इनका कोई रोल नहीं रहेगा। R को भी कांस्टेंट है, इसको भी हटा सकते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, या फिर नंबर ऑफ मोल्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा किसी भी गैस का, अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर है तो, जो कि यहाँ पे गिवन है। तो अगर मेरे को पता चल जाए कि नंबर ऑफ मोल्स किसके ज़्यादा है तो उसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, या फिर नंबर ऑफ मोल्स जिसके सबसे कम है उसी का वॉल्यूम सबसे कम होगा। अब कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है? गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास, ये 44 होता है, ये 10/28, ये 10 अपॉन 16, ये 10 डिवाइडेड बाई 36.5, ठीक है। ये इनके मोलर मास से डिवाइड किया सिंपल। ये सेम है ऊपर वाला, तो नीचे वाला जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसकी कंप्लीट वैल्यू सबसे कम आएगी, उसकी वैल्यू कम आएगी तो नंबर ऑफ मोल सबसे कम हो गया, वॉल्यूम भी सबसे कम होगा उसका, ठीक है। यहाँ पे 45 का आंसर CO2 हो जाएगा। 28 अगर सबसे हाईएस्ट पूछते तो ये सबसे कम है, ओवरऑल वैल्यू सबसे ज़्यादा होती तो इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता, ठीक है। अभी आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ NH3 इज। ये तुम्हें खुद से करना है, बहुत ही सिंपल है। मोल्स निकालो, मोल्स निकाल के तुम्हें मॉलिक्यूल्स पता लग जाएगा। अगर इससे मैं डिवाइड करते हो, ये 17 ग्राम से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 2 मोल आ गए तुम्हारे पास, ठीक है। 2 मोल मॉलिक्यूल है, 2 मोल में अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो इतने एटम्स आ जाएंगे आपके पास। 8 इंटू दिस
तो आई थिंक ये वाला आंसर होना चाहिए डी। अभी 16th है, ये करवा ही दिया मैंने, ठीक है, इसको देख लेना एक बार। ए मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम H2 एंड 32 ग्राम ऑफ O2 ऑक्यूपाइज हाउ मच वॉल्यूम एट STP। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इतना इतना मिक्सचर गिवन है, तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अब देखो वॉल्यूम को जब भी निकालना हो, मोल्स निकालना हो उसके, STP पे गिवन है। वैसे भी 2 ग्राम H2 कितने मोल्स हो जाएंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2, गिवन मास अपॉन मोलर मास भी 2 होता है, तो हाइड्रोजन का हो गया 1 मोल। ध्यान से देखना इसको, 1 मोल। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 1 मोल ही होगा, क्योंकि 32 गिवन है, और डिवाइड करूँगा अगर इसके मोलर मास से तो कितना होगा 30। तो इन टोटल मेरे पास कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स। सीधी सी बात है, 1 मोल पे अगर 22.4 लीटर होते तो 2 मोल पे कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 44.8। हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो 17। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन जो है हमें 16 ग्राम गिवन है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये सब करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मीथेन क्या है और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। कार्बन के अंदर बैलेंस नहीं लेने, इन्होंने बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p2 कार्बन की। तो इसमें हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, और एक एक इसका आगे 4 हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे को ये पता चल जाए कि 16 ग्राम में कितने CH4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। 16 ग्राम मीथेन का मोलर मास कितने हैं 16, तो 16 ग्राम में कितने मोल्स ऑफ मीथेन हो जाएगा, 1 मोल मीथेन। ठीक है, तो हमें गिवन है 1 मोल ऑफ CH4। 1 मोल CH4 मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो Na में कितने हो जाएगा, Na इंटू 10, वो क्या आ जाएगा मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा डी। एक बार खुद से सॉल्व करके देखो इसको, फिर बताना। नेक्स्ट जो सवाल है वो लिखा हुआ है, कंपाउंड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स X एंड Y इन द रेशियो 50% ईच। एटॉमिक मास ऑफ X इज 20 एंड Y इज 40। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है। क्या बताया था मैंने, जब भी गिवन हो ऐसा कुछ X और Y लिखो, परसेंटेज लिखो, 50% ये 50% ये, क्योंकि ईच बताया उसने 50-50। अब क्या है, एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। एटॉमिक मास इसका गिवन है 20 और इसका गिवन है 40। इनको जब सॉल्व करोगे तो ये आ गया 5/2 और ये आ गया 5/4, यानी कि ये आ गया 2.5 और ये 1.25। अब इतना आने के बाद हमें क्या करना होता है, सिंपल रेशो निकालना होता है। सिंपल रेशो कैसे निकलेगा, जो सबसे छोटे वाला है, 3 हो 4 हो, उनमें सबसे छोटे वाले को सबसे डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड कर दिया मैंने इसी से, तो ये तो 1 आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 आ गया। तो मेरा रेशो क्या आ गया, X 2 और Y। फॉर्मूला क्या हो गया, X 2 Y। आ गया समझ। एक सवाल मैं आपको देती हूँ इंपेरिकल फार्मूला का, नेक्स्ट वाला जो है उसमें यही लगाना है कि वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मोलर मास के बराबर होता है। वो खुद से करना है आपने, ठीक है। आंसर मैं बताती हूँ उसका। चलो ये सवाल है, ए गैस हैज़ मोलिकुलर फार्मूला CH कंप्लीट N। इफ़ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 39, व्हाट वुड बी द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। मतलब मोलिकुलर फार्मूला जो है आपको वही निकालना है, जो करेक्ट फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या करना है, वेपर डेंसिटी आपको 39 गिवन है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कंपाउंड का मोलर मास आ जाएगा 39 इंटू 2 हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, मोलर मास से डिवाइड करना है इसको। CH जो है इम्पेरिकल मास है, ये मोलर मास हो जाएगा। इसको इम्पेरिकल मास से अगर मैंने डिवाइड किया 12 और 1 13, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर हमारा N की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 है इंटू 6, तो आंसर सही हो जाएगा। एक बार खुद से सॉल्व करो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा, ये बहुत ईजी है। अभी अगला सवाल है, द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O2, व्हाट वुड बी द मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या हो सकता है, इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है हमें, ठीक है, उनमें से। तो अगर इम्पेरिकल फार्मूला CH2O2 है,
तो मोलिकुलर फॉर्मूला इसका कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा। सी को 1 लिख दूँ मैं यहाँ पे, अगर कुछ नहीं तो 1 लिख सकती हूँ, एक कार्बन तो है ना, 2 2, तो इन नंबर्स का कोई मल्टीपल ही होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। क्या बताया था मैंने, n इंटू इम्पेरिकल मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास, या फिर इम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला। तो इम्पेरिकल फार्मूला से कोई भी n इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा मोलिकुलर फार्मूला आता है। इनमें से देखो, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो सेम ही आएगा, अगर मैं इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है C2H4O4। ठीक है, मतलब इनका कोई ना कोई मल्टीपल आया है और उसी रेशियो में आएगा, तो आंसर आ गया C2H4O4। इनमें देखना क्या ये सेम रेशियो में है जैसे पहले वाला था CH2O2, इन दोनों का रेशियो 2 है, 2 1 1 होना चाहिए था, यहाँ पे कार्बन 2 हो गए ऐसे करके। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, कर लेना इसको। उसके बाद में आते हैं कंपाउंड कंटेन 2 एलिमेंट्स X और Y, दो क्या है, कोई भी एलिमेंट्स है जो मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं। इनका जो परसेंटेज है वो 50% इसका है और 50% इसका है। ठीक है, क्या बता, जब भी इंपेरिकल वगैरह क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे टेबल से में बना के रख लेना है। परसेंटेज है ये 50% और ये भी 50%। इन्होंने क्या बोला, एटॉमिक मास है X का 20, तो अगला स्टेप क्या होता है, एटॉमिक मास से डिवाइड करना, तो 50 को 20 से डिवाइड कर दो इस वाले को। Y का है 40, Y का 40। इसको जब कैलकुलेट करेंगे 50 और 2 तो ये आ गया 2.5, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 कुछ आएगा ना इसका, एक सेकेंड, इसका आ गया 1.25। हाँ ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये सिंपल रेशो आ गया। अब मैंने क्या बोला था, इनको क्या करना होता है, एक दूसरे से जो छोटे वाला है उसको बड़े वाले से डिवाइड कर दो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो दोनों को कि दोनों इंटीजर आ जाए। ठीक है, या तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करो, या फिर किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो जिससे कि ये दोनों क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करते हैं। 2.5 है, ये छोटे वाला ये है, इसको इससे डिवाइड कर दो 1.25, इसको तो इसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाना है 1। ठीक है, इसको डिवाइड करके क्या है ये देखो, एक बार एक जीरो ऊपर लगा सकती हूँ मैं, यहाँ पे आ गया, तो 125 का डबल होता है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये 2:1 आ गया। ठीक है, तो x हो गया हमारा 2 और y हो गया 1। ये आंसर समझ आए। परसेंटेज गिवन थी, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, हमेशा ये रेशियो आ जाता है। इसमें जो छोटा नंबर होता है उसको इन सब से डिवाइड करते हैं, 3 होते हैं तो तीसरे से भी करते हैं, फिर जो सिंपल रेशियो आ गया उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ से मत सोच लेना कि ये तो 20 था और ये 40 है तो x 1 हो गया, y उसका 2 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसे पूरा सोल्व करना है। ठीक है, x 2 y हो जाएगा। अभी करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन आज की, तो एक के बजाय 3 क्वेश्चन लिख दिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, इनको सॉल्व करना है, अभी करते हैं जल्दी से। व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इथेनॉल, इथेनॉल में कितना परसेंटेज ऑफ मास है ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के जितने ग्राम्स प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, ऑक्सीजन का जितना मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास। अभी इसमें क्या करना है, इथेनॉल क्या हो गया, C2H5OH लिख सकती हूँ मैं इसको, या फिर मैं लिख दूँ इसको C2OH6। इसका जो मोलिकुलर मास हो गया वो मैंने कैलकुलेट करके निकाला, 12 दूनी 24 + 16 + 6। ठीक है, ऐसे करके जब निकाले तो इसका मास आ रहा है 46 ग्राम। ठीक है, 46 ग्राम जो है टोटल मॉलिक्यूल का मास है, जिसमें से ऑक्सीजन का मास कितना है, एक ही तो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के एक एटम है, एक एटम का मास कितना होता है 16। तो अगर मैं 16 को डिवाइड कर दूँ टोटल मास से तो क्या इसका मास परसेंटेज नहीं आ जाएगा 8/100। ठीक है, तो जब ये 16 को मैंने इससे डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, ऑक्सीजन का परसेंटेज मास आ गया, जो कि आंसर आ रहा है इसका 34.73। ठीक है, इसको कैलकुलेट करूँगी ये आएगा। ये समझ आया मास परसेंटेज क्या होता है किसी भी कंपोनेंट का, उसका खुद का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। ठीक है, अब आते हैं हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 560 ग्राम ऑफ ईथीन। ये तुम्हें खुद से करना है, बहुत सिंपल सा है। ईथीन में ऑक्सीजन डालोगे, CO2 + H2O बन जाएगा, उसको बैलेंस करो रिएक्शन को, फिर देखो कि कितने ग्राम ईथीन के लिए कितना चाहिए होता है और इतने ग्राम के लिए कितना चाहिए, करो ये खुद से करना। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्nt इन क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग 0.5 ग्राम O2।
ठीक है, क्लोज्ड है तो मतलब जितनी ऑक्सीजन गिवन है उतना ही है, ऐसे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं आ रही है। विच रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट, पहले तो यही नहीं पता होगा किसी को कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो कम अमाउंट में हो। ठीक है, इसमें एक और मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे कि जो रिएक्टेंट एक्सेस में है वो कितना बचा होगा रिएक्शन के बाद, कितना बचा रिएक्शन के बाद। ठीक है, ये और फाइंड आउट करना है हमने। अभी यहाँ पे क्या हुआ, 1 ग्राम मैग्नीशियम है, क्या होता है सीधे सीधे मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो सीधे सीधे रिएक्शन बन जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या करना है, बैलेंस करना है पहले। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करनी है कैलकुलेशन अपनी, 1 सेकेंड मार कर। मैग्नीशियम का मास होता है 24, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा 48 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा 24 प्लस 16 40 सॉरी ये 40 ग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है 48 ग्राम मैग्नीशियम को चाहिए 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का एक और तरीका बताया था मैंने कि जितना मास गिवन है उसको उसकी स्टेशनरिटी से डिवाइड कर दो। जैसे 48 ग्राम उसको 2 से डिवाइड कर दो, इसी तरह 32 है उसको 1 से ही डिवाइड करो क्योंकि एक ही है, तो जो कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और वैसे भी अगर निकालोगे 48 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए होता है, और यहाँ पे गिवन कितना है, सॉरी ये तो तुम्हारा मोलर मास है ना, कितना मास है, इससे नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले। नंबर ऑफ मोल्स को स्टेशनरिटी से डिवाइड करोगे ना, 48 है, गिवन मास है हमारा 1/48, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आ गए। इसी तरह ऑक्सीजन के 0.5 ग्राम है, और अगर मैं 32 से डिवाइड कर दूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए। इनको जब मैं इनकी स्टेशनरिटी से डिवाइड करूँगी 1/2 डिवाइडेड बाय 1, तो इनमें से जो कम आएगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। वरना क्या कर सकते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों के दोनों खुद से ट्राई करो सोल्व करने की, जो ये कंबशन वाला क्वेश्चन है ट्राई करो खुद से। इसमें क्या है कि 48 ग्राम मैग्नीशियम को चाहिए होती है कितनी ऑक्सीजन, 32 ग्राम। तो जो 1 ग्राम मैग्नीशियम है उसको ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी, 32 डिवाइडेड बाई 48। इसको सोल्व कर लो कितना आ रहा है। अगर ये 0.5 से ज़्यादा है तब तो ऑक्सीजन कम रह जाएगी हमें, क्योंकि इसको तो ज़्यादा की ज़रूरत है, और अगर ये कम है तो ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट में हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग माइनस करके कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, ऑक्सीजन जो होगा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्योंकि 32/48 का आंसर आ रहा है 0.66 ग्राम। इतने मैग्नीशियम को इतने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन गिवन सिर्फ 0.5 है, इसलिए ये क्या हो गया है, लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन हो गया पहली बात। तो उसके बाद कितना एक्सेस में बच गया, इसके लिए क्या करेंगे, अभी जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे कि किससे कितना बना होगा। ये 0.5 ग्राम है ऑक्सीजन। अभी यहाँ पे देखो 32 ग्राम ऑक्सीजन को चाहिए होता है 48 ग्राम मैग्नीशियम, फिर से वही, तो 0.5 ग्राम को कितना चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो, और उसको 1 में से माइनस कर दो तो कितना एक्सेस बच जाएगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 32। इसका आंसर कुछ आ रहा होगा 1.25। इसको 1 में से माइनस कर दो, इसमें से 1 माइनस कर दो, मैग्नीशियम जो यूज़ हो गया वो तो बचा हुआ आ गया। ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से करना, और इस वीडियो के बाद में तुम्हारे हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, जितने भी 22 सवाल किए हैं ना हमने, इससे पहले चैप्टर का हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है लेवल 1 का। ठीक है, इतना करने 50-60% आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे, गलत नहीं होंगे। लेवल 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, और वो तभी मिलेगी जब आप लोग सब जो भी देख रहे हो सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को। ठीक है, अगर 150 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर पहुंचते हैं तो मैं इसको लेवल 2 में लेके जाऊंगी। ठीक है, वरना हम स्टार्ट करने वाले हैं अब चैप्टर 2, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे जब ये पूरा 11th क्लास एटलीस्ट ख़त्म हो जाए, तभी तो आप एक साथ कर पाओगे ना क्वेश्चन को। एक एक अगर टॉपिक वाइज करोगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा इसमें ये करना, इसमें ये करना, फ्रेश। जब 11th क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन KVS DSSS NVS जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हुए हैं या फिर थोड़े बहुत IIT JAM के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉच करने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आपको असाइनमेंट्स भी फ्री मिल रहे हैं यहाँ पे, इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही है, पूरा कंटेंट मिल रहा है। तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके।